नमस्कार प्यारे बच्चों। अपन बात कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स की। अपना चैप्टर फर्स्ट था विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में। जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ पिछले लेक्चर की, पिछली क्लास की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। उस बेसिक चीज़ों में ये था कि अगर आपका आवेश स्थिर अवस्था में है तो वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। अगर आपका आवेश गतिशील है, गतिशील में भी आपको मैंने दो चीज़ बताई थी। अगर आपका आवेश समरूप गति कर रहा है तो दो क्षेत्रों का निर्माण होगा। पहला क्षेत्र था विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा था चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर आपका आवेश एक जैसी गति कर रहा है, समरूप गति कर रहा है, तो वहां दो क्षेत्रों का निर्माण होगा। वो दोनों क्षेत्र थे चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र। इज दैट क्लियर? अगर आपका आवेश असमरूप गति कर रहा है, लगातार उसकी गति चेंज हो रही है, इसका मतलब वो कर रहा है असमरूप गति, तो वहां दो क्षेत्रों के साथ साथ एक विशेष प्रकार के तरंगों का निर्माण होता है। ठीक है, उनको बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो वहां दो क्षेत्रों का तो बनेगी दो क्षेत्र बनेंगे। पहला कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा विद्युत क्षेत्र, और तीसरा वहां विशेष प्रकार की तरंगी। और वो तरंगी कौन सी है? विद्युत चुंबकीय तरंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इतनी बात हो चुकी थी। हाँ, और दूसरी बात ये और था कि मैंने बोला था कि अगर अपने फिजिक्स है वो काफी बड़ी है, भौतिक विज्ञान बहुत बड़ी विज्ञान है, तो हर एक छोटे छोटे भागों में बांट दिया तुम्हारे भौतिक विज्ञान को। तो जहाँ जिस भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें मैं आवेश के बारे में, आवेश के प्रभावों का, आवेश के क्षेत्रों का, ठीक है, आवेश द्वारा लगाए गए बलों का अध्ययन करता हूँ, उसे बोलते हैं वैद्युतिकी। तो मैंने सिंपल से आपको डेफिनेशन लगाई थी। ऐसे भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं वैद्युतिकी। अब वैद्युतिकी को मैंने दो भागों में बांट दिया था, स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा गतिज वैद्युतिकी। मोस्टली अपन बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है? आवेश आपका होता है स्थिर अवस्था में। किसी वस्तु पर जो भी आवेश आएगा वो आवेश हमेशा किस अवस्था में होगा? स्थिर अवस्था में होगा। गॉट इट? यहाँ तक बात कर चुका था मैं। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, जो कई बार आपको एग्जाम में पूछ लेता है। देखो आज का क्वेश्चन क्या चीज़ है, ठीक। हाँ, क्वेश्चन ठीक है, वो ये था कि कोई भी वस्तु है उस पर आवेश है। नंबर ए माना मैंने, कोई भी वस्तु उस पर आवेश है और उसका वेग इक्वल टू क्या है? 0। मतलब आप समझना, दूसरा बी मान रहा हूं मैं, किसी वस्तु पर जो चार्ज है वो क्यों है, वहां v इक्वल टू नियर कांस्टेंट है, ठीक है, और सी मान रहा हूं मैं क्यू, ठीक है। यहाँ जो v है वो नॉट इक्वल टू क्या है? 0। वेग 0 नहीं है, मतलब लगातार उसका वेग क्या हो रहा है? कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। इज दैट क्लियर? हाँ। अब सुनना, वेग 0 होने का मतलब क्या है? मतलब आपका आवेश एक जगह पड़ा है, आवेश एक जगह स्थिर अवस्था में है। और स्थिर अवस्था में है तो मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे, कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे यदि, क्लियर, कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे यदि। यस, मैं लिख देता हूँ यहाँ अनियमित लिख देता हूँ, है ना, अनियमित। सुनना, ध्यान दो बच्चों, कोई भी वस्तु उस पर आवेश है, v वहां 0 है, इसका मतलब आवेश गति नहीं कर रहा। और गति नहीं कर रहा इसका मतलब मैं क्या समझूं कि वहां आवेश किसी वस्तु में आवेश, मतलब मैं एक जगह खड़ा हूँ, इसका मतलब मेरा वेग क्या है? 0। इसका मतलब स्थिर अवस्था में खड़ा हूँ। तो मेरे जैसे मैं बात कर रहा हूँ आवेश की, तो आवेश कौन सी अवस्था में है? यहाँ v इक्वल टू 0 होने का मतलब आवेश कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। और स्थिर अवस्था में है तो मैंने बताया था कि वहां केवल और केवल एक क्षेत्र का निर्माण होता है, उसे बोला जाता है केवल विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? केवल विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। क्लियर? हाँ जी। अब इसमें तो वो होगा क्योंकि आपका आवेश कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। अब बात कर रहा हूँ v इक्वल नियत, एक जैसे वस्तु का एक जैसा वेग है। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ समरूप गति की। किसी बात कर रहा हूँ समरूप गति की। मैंने बोला था कि अगर आवेश किसी वस्तु पर आवेश होता है, अगर वो समरूप गति कर रहा तो वहां दो क्षेत्रों का निर्माण होगा। पहला था विद्युत क्षेत्र, दूसरा था चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? लिख डाल नहीं, क्योंकि v बराबर नियत, नियत का मतलब होता है कांस्टेंट। बोलूं तो हर जगह उसकी वेलोसिटी इक्वल होना। समझ में आया? मतलब कोई भी आवेश अगर वो गति कर रहा है, मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है, तो हर एक पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 5 मीटर प्रति सेकंड होगी।
है ना, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, यहाँ मैंने बोला था अगर आपका आवेश समरूप गति कर रहा है तो वहां दो क्षेत्रों का निर्माण होगा, वह बोलो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय। और बोलो हाँ। अब तीसरी चीज, v लगातार, v जीरो नहीं है, v जीरो नहीं है, इसका मतलब लगातार उसका वेग ना तो कांस्टेंट है, लगातार उसका वेग लगातार चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब ध्यान में रखना चाहिए आपका आवेश कौन सी गति कर रहा है, असमरूप गति है। अगर असमरूप गति कर रहा है तो वहां तुम्हें समझ आना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र और प्लस विद्युत चुंबकीय तरंग, कल की बात करें तो उसी के आधार पर मैंने आज एक क्वेश्चन बनाया, कौन सा क्षेत्र, कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे यदि आपका आवेश स्थिर अवस्था में है, आपका आवेश लगातार समरूप गति कर रहा है, आपका आवेश असमरूप गति कर रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंग, इतना बताओ। कल के लेक्चर पे मैंने कुछ आपको थ्योरी बताई थी, इस थ्योरी के आधार पर मैंने आज यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा थीम था जो आपके चैप्टर की पूरी थीम है। बाकी अपन सारा को आवेश आया कैसे किसी वस्तु पर, आवेश ला सकते हैं, आवेश की कौन कौन सी विधियां हैं, सारा अपन आवेश के बारे में पोस्टमार्टम करने वाले हैं। मतलब एज टू आवेश, 3 अक्षरों का जो आवेश है उसके बारे में अपन बात करेंगे कम से कम 20 से 25 लेक्चर की। मतलब उसमें अपन डीपली पढ़ने वाले हैं, उसका सारा जो आवेश था, चार्ज था, उसका सारा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इस दैट के लिए नोट करो, बाकी बात करें। ठीक है, मैं रब कर देता हूँ, उसको मिटा देता हूँ। हाँ जी, अब देखो बच्चों, एक हेडिंग आती है छोटी सी, ठीक, आवेशन। किसी वस्तु पर आवेश कैसे ला सकते हैं, उस वस्तु में आवेश आता किसकी वजह से है। क्लियर, सुन लो पहले तुम्हें, चलो ये वस्तु आपकी, वस्तु ए है, ये वस्तु है। अब तुम्हें पता है कि प्रकृति में जो भी वस्तुएं होती है वो परमाणु से मिलकर बनी होती है। किनसे बनी की मिले भाई, परमाणु होता क्या है, वस्तु को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो वस्तु का सबसे छोटा जो कण आएगा ना, जिसको अपन आगे और आगे तोड़ नहीं सकते और आगे विभाजित नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं क्या, परमाणु। क्या बोलते हैं, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि हर एक वस्तु किनसे मिलकर बनी होती है, परमाणु से। समझ में आई ये चीज। मैंने बोला कोई भी वस्तु ले ली, पर प्रकृति में XYZ कोई भी वस्तु है, वस्तु है वो मिलके बनी होती है परमाणु से। परमाणु मिलके अणु का निर्माण करते हैं, अणु से क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। लेकिन मैं सिंपली बात कर रहा हूँ, मतलब वस्तु को मैं तोड़ते गया जो सबसे लास्ट पार्टिकल मिला मुझे, मिला वो क्या, परमाणु, एटम मिला, उसे बोलते हैं एटम, है ना। यस, अब तुम्हें पता है परमाणु के, जब परमाणु के अंदर और देखा मैंने तो मुझे परमाणु के 3 मूलभूत कण नजर आए, है ना। परमाणु के, जब मैंने परमाणु के अंदर जाके और सर्च किया, अंदर जाके चेक किया वस्तु के अंदर, परमाणु के अंदर, तो मुझे क्या क्या मिला, परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं। इतना तो तुम्हें 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में सिंपल पढ़ा होगा कि परमाणु के अंदर 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वो होते हैं परमाणु के 3 मूलभूत कण। क्लियर, हाँ जी। अब बताओ पहला मूलभूत कण कौन सा है, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन। दूसरा आप बोलोगे सर प्रोटॉन, और तीसरा कौन सा है, न्यूट्रॉन, है ना। मतलब मैं बात करूं कि हर एक वस्तु है, प्रकृति में कोई भी वस्तु है, वो मिलकी होती है परमाणु से। अब बात की मैंने परमाणु के अंदर जाके देखा तो परमाणु के अंदर 3 मूलभूत कण होते हैं, पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो ध्यान दे बच्चों, ध्यान से देख, मैं ये डायरेक्टली ये बोल रहा हूँ कि हर एक वस्तु में पर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, हर एक वस्तु में प्रोटॉन भी होते हैं, और हर एक वस्तु में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। बात समझे भाई। तुम्हें पता है वस्तु किसी मिलकर बनी होती है, परमाणु से। परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो मैं डायरेक्टली यही बोल सकता हूँ कि हर एक वस्तु में मुझे नजर आएगा इलेक्ट्रॉन भी नजर आएगा वस्तु के अंदर, मुझे नजर आएगा प्रोटॉन भी नजर आएगा, और मुझे नजर आएगा क्या, न्यूट्रॉन। बात समझ आ गई, हाँ जी। अब मैं अगर आवेश की दृष्टि से बात करूं, मतलब आवेश किस किस पर होता है,
अब इतना तो आपने सिंपली क्लास में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है। अब न्यूट्रॉन क्या होता है, एक उदासीन कण होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश होता है। वो देखो नॉर्मली मैंने इसको लिख दिया क्यू इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला था कि आवेश को है ना, आवेश को हमेशा मैं डिनोट करूंगा क्यू से। किसे डिनोट करूंगा, या तो कैपिटल क्यू लिख दूं या छोटा क्यू लिख दूं, एक ही बात। कहीं भी तुम्हें इस पूरे चैप्टर में कहीं भी क्यों नजर आ जाए तो तुम समझ जाना कि सर किसकी बात करेंगे, आवेश की। आवेश का प्रतीक क्या होगा, या तो कैपिटल क्यू होगा या स्मॉल क्यू। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, आवेश, किसके आवेश की, इलेक्ट्रॉन की। तो देखो क्यू लिख दिया यहाँ आगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, वो होगा इतना कि इलेक्ट्रॉन एक कौन सा कण होता है, ये ध्यान दे बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक कण होता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होगी वो ऋणावेशित होगी। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है, इसका मतलब नजर आएगा उसके आगे माइनस नजर आएगा उसके आवेश की। ठीक है, अगर मैं आवेश के नजरिए से बात करूँ तो इसका आवेश कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर, तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और यहाँ बात हो तो कूलाम। ये कूलाम का मतलब सी को मतलब बोलूंगा मैं कूलाम, मतलब जो आवेश का मेजरमेंट करूंगा, आवेश का मात्रक लूंगा मैं। मात्रक क्या चीज है, कोई भी भौतिक राशि है उसका मापन के लिए एक राशि निर्धारित की गई, उसे बोलते हैं मात्रक। तो जैसे मुझे नजर आया आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो उस पर नजर आया मुझे माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और आगे जैसे आप किलो वजन नापते हो, जो भी किलो मतलब जो भी द्रव्यमान मापते हो, तो 5 किलो 2 किलो जैसे नापते हो, वैसे ही आवेश को हमेशा काउंट करना किसमें, कूलाम। या तो आप हिंदी में लिख दो कूलाम, या मैंने इसका सिंबल लिख दिया क्या, सी। अब मैं बात करूँ शॉर्ट में, है ना, शॉर्ट में प्रचलन ज्यादा होता है, तो देखो मैंने डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया कि ये तो माइनस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, और इसको बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया, ई, है ना। अब कहीं भी तुम्हें नजर आना चाहिए, कहीं भी मैं ई लिखूंगा तो आपको नजर में आना चाहिए कि सर ई की वैल्यू होती है माइनस, तो लगा है माइनस, तो समझ जाना कि माइनस की बात करूंगा, यहाँ माइनस की बात करूंगा तो तुम समझ जाना कि इलेक्ट्रॉन की बात कर, इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात कर। अब ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। कहीं भी तुम्हें ई मिले तो शायद मैं बोल सकता हूँ 1.6 गुणा 10 घात माइनस का 19, है ना। अब देखो माइनस लगा, इसको मैंने माइनस लगा दिया तो माइनस ए लिख दिया। अब बात करो प्रोटॉन की, किसकी बात करो, प्रोटॉन पर भी तो आवेश होता है। हाँ, अब प्रोटॉन पर आवेश होगा, वो होगा, बताओ, क्यू प्रोटॉन। बताओ सेम ये कहीं आवेश होता है, बस प्लस का होगा। प्रोटॉन ये क्या है, धनावेशित कण, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और यहाँ क्या लिख दिया, कूलाम। और बताओ शॉर्ट में लिखूँ तो बताओ ये वैल्यू तो किसकी, ई की वैल्यू तो ये लिख दी है, और बताओ आगे क्या लगा हुआ, प्लस लगा हुआ, और बोलो है। अब मैं बात करूँ न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन पर तो हमेशा आवेश क्या होगा, जी, बोलो है। और इतनी चीज समझ में आई है। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा, वस्तु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, अंदर होंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं, अरे इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं, वस्तु होती है उसकी बाह्यतम कक्षा होती है ना, नाभिक होता है, वस्तु में क्या होता है, नाभिक। परमाणु में क्या होता है, नाभिक। नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं बाह्यतम कक्षा में। इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते हैं बाह्यतम कक्षा में। प्रोटॉन कहाँ होंगे, प्रोटॉन होंगे परमाणु के नाभिक में, और न्यूट्रॉन में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में होता है। ठीक है, हाँ अब सुनना। अब अगर मैं आवेश की दृष्टि से बात करूँ, तो आवेश की दृष्टि से बात करूं तो मुझे नजर आता है तो इलेक्ट्रॉन, नजर आता है कौन, प्रोटॉन। मतलब नहीं कह सकता हूँ किसी वस्तु पर जो भी आवेश आएगा वह तो इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा, किसकी वजह से आएगा, प्रोटॉन की वजह से, है ना। पहली चीज तो मेरी यही हुई, भाई तुम्हें पता है वस्तु में आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है या क्या होता है, प्रोटॉन होता है ना। मैं इस वैल्यू को देने के बाद मुझे एक चीज नजर आती है कि कोई भी वस्तु होगी उस पर आवेश आ सकता होता है, तो आ सकता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, या किसकी वजह से आता है, प्रोटॉन की वजह से। तो आपको बच्चों एक ध्यान रखना होगा कि कोई भी वस्तु पर आवेश आता है वो सिर्फ किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉनों की वजह से आता है। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनों की वजह से, है ना। अब बोलो सर प्रोटॉन पर तो आवेश होता है, हाँ जी बिल्कुल बात सही, प्रोटॉन पर आवेश लिखा हुआ है भी प्रोटॉन पर आवेश है, बिल्कुल सत्य बात है आपकी, ठीक है। लेकिन ध्यान दे बच्चों, ठीक है, इस चीज में ध्यान ये देना कि तुम्हें पता है, चलो ये तुम्हारा परमाणु। अब परमाणु के नाभिक में अंदर, नाभिक के अंदर कौन कौन होता है, प्रोटॉन, और क्या होता है, ये चीज तो आपको नॉर्मली पढ़ेगी, जनरली आपने पढ़ा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। अब बचे कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं परमाणु के नाभिक के बाह्यतम कक्षाओं में। कहाँ चक्कर लगाते हैं, बाह्यतम कक्षाओं के, बाह्यतम कक्षाओं में लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, न्यूट्रॉन की आवेश की दृष्टि से बात करूं, न्यूट्रॉन का आवेश होता ही नहीं है। अब बात करूं प्रोटॉन की,
किसकी बात करूं? प्रोटॉन की। अब ध्यान दे, प्रोटॉन कहाँ होगा बेटा? नाभिक में। कहाँ होगा? नाभिक में। और ध्यान दे, नाभिक परमाणु के अंदर जो भी चीज होती है, परमाणु के अंदर एक तो न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है? प्रोटॉन। उसको जकड़ के रखता है कौन? नाभिकीय बल, जो प्रकृति का सबसे प्रबलतम बल होता है। आई थिंक वो गुरुत्वाकर्षण बल की 10 की पावर 39 गुना ज्यादा होता है। कौन? वो होता है नाभिकीय बल। मतलब नाभिकीय बल मतलब नाभिक के अंदर जो भी चीजें होगी ना, अब होगी कौन? या तो होगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक, प्रोटॉन, या क्या होगा? न्यूट्रॉन। अब इन पर कार्य कर रहा है कौन? नाभिकीय बल, जो प्रकृति का सबसे प्रबलतम बल है। अब मतलब ये हुआ कि अंदर कुछ भी मिला ना मुझे नाभिक के अंदर, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। किसी वस्तु में मुझे प्रोटॉन चेंज नहीं कर सकता, चेंज नहीं निकाल सकता मैं वहां। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन मुझे कहाँ मिलने वाले हैं? अंदर निकलने वाले हैं, अंदर मिलेंगे। अब बात करूं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ के बाहर कक्षा में। अब जैसे इसको मैंने ऊर्जा दी, क्या थोड़ी बहुत भी परमाणु को ऊर्जा दी, जैसे ऊर्जा दी मैंने, ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन या तो कम होंगे या क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो उसके कारण किसी भी वस्तु पर क्या आता है? आवेश आता है। पहले वस्तु क्या थी? उदासीन। अब देखो इतनी चीज नहीं समझ में आई तो आप एक एग्जाम्पल से समझो, एक एग्जाम्पल की बसाता से समझता हूँ, ठीक है? हाँ जी, सुनना सुनना। हाँ जी, देखो बच्चों सुनना, ये वो वस्तु है। चलो चलो, इस वस्तु में तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे। चलो मैं मान लेता हूँ 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन और 5 क्या होंगे? न्यूट्रॉन। 5 क्या होंगे? न्यूट्रॉन। ठीक है, मैंने बोला कोई भी वस्तु है उसमें 5 को इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने भी मान लो, पर नॉर्मली जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या मान लें? प्रोटॉन। ज्यादा बेटर समझ में आएगा। 5 तो इलेक्ट्रॉन है, 5 से क्या है? प्रोटॉन। 5 से क्या है? न्यूट्रॉन। अब मैं आवेश की दृष्टि से बात करूं तो न्यूट्रॉन पर आवेश तो क्या होगा? 0। अब सुनना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताया था अभी -1, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना बताया था? -1, तो 5 पर -5। क्लियर? अब बताओ प्रोटॉन पे बताया थोड़ी पहले, प्लस का ये होता है ना एक प्रोटॉन पे, तो 5 1 5। अब बेटा टोटल बताओ इस वस्तु पे, टोटली जब मैंने इस वस्तु पर टोटल चार्ज, टोटल कुल आवेश चेक किया तो मुझे मिला प्लस का 5 और माइनस का 5, मतलब कुल मिला मुझे आवेश क्या मिला? 0। इसका मतलब ये क्यू टोटल है, कुल आवेश है इस वस्तु पर, वो आवेश कितना है? 0। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ बेटा ये वस्तु क्या है? उदासीन वस्तु है। कौन सी वस्तु है? उदासीन वस्तु। हाँ या ना? मतलब तुम्हें यहाँ से कोई डेफिनेशन पूछना चाहिए उदासीन वस्तु, हर जगह तुम्हें बुक में मिलेगा, कहीं भी बुक में मिलेगा उदासीन वस्तु या अनावेशित वस्तु। अनावेशित एक नाम होता है उदासीन वस्तु से मिला, यही होता है अनावेशित। एक ही बात, आवेशित अलग चीज है, अनावेशित अलग चीज है ना? आवेशित का मतलब उस पर आवेश है, अनावेशित का मतलब उस पर आवेश नहीं है, कुल आवेश है ना? कुल आवेश क्या है? उस पर 0 है। मतलब उदासीन वस्तु को एक नाम हो रहेगा क्या? अनावेशित वस्तु। मतलब बच्चों अगर आपको ये बोला जाए कि उदासीन वस्तु किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हो सर किसी वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन। इसका मतलब है उस पर जितने इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा उतने प्रोटॉन पर आवेश होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब प्लस जितना प्लस होगा उतना क्या होगा? माइनस। सिंपली शब्दों में बोल दो, इसका मतलब टोटली वस्तु पर आवेश कितना आवेश कितना है? 0। इसका मतलब वस्तु क्या होगी? उदासीन। और उदासीन वस्तु का दूसरा क्या नाम है? आवेशित, अनावेशित वस्तु। मतलब अगर आपको उदासीन वस्तु के बारे में डेफिनेशन पूछना चाहिए, हर एक बुक में उदासीन वस्तु लिखाएगा या अनावेशित वस्तु, तो वहां आपके दिमाग में इतनी चीज, आपके माइंड में इतनी आपकी ज्ञानेंद्रिय काम करनी चाहिए कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे? इसमें प्रोटॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को कौन खा जाएगा? प्रोटॉन का प्रभाव खा जाएगा। अरे बोलो हाँ है ना? इतनी चीज समझ में आ गई? हाँ। तो उदासीन वस्तु किसे बोलेंगे? तो सर ऐसी वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उतना प्रोटॉन पर आवेश होगा। तो ऑल ओवर उस वस्तु पर मैं आवेश चेक करूं, न्यूट्रॉन तो वैसे भी खत्म है, न्यूट्रॉन की बात करना बेकार है क्योंकि उस पर आवेश होता ही नहीं है। तो मैंने बात की सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, हाँ प्रोटॉन पर आवेश होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पर होगा उतना क्या होगा? प्रोटॉन। इसका मतलब वस्तु क्या है? उदासीन। उदासीन का दूसरा नाम क्या है? अनावेशित। अरे बोलो है, इतनी चीज तुम्हें समझ में आती नहीं आती? अगर तुम्हें इतनी ही चीज समझ में आती है तो ध्यान देगा। अब सुनना, अब सुनना ध्यान से। इस जो उदासीन वस्तु है आपकी, उसको मुझे आवेशित करना है। मुझे क्या करना है? आवेशित करना है। मुझे क्या करना है? आवेशित। अब मैं पहले बताता हूँ, किसी वस्तु पर आवेश या तो प्लस का आ सकता है या क्या आ सकता है? माइनस का आ सकता है। अपन बात करेंगे आगे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि या तो वस्तु प्लस के बनानी है मुझे, या वस्तु मुझे बनानी है किसकी? माइनस की। मतलब पहले वस्तु उदासीन थी, अब इस वस्तु पर मुझे ऑल ओवर वस्तु पर आवेश लाना है, वो किसका लाना है? प्लस का।
फिलहाल वस्तु उदासीन थी, मुझे अब वस्तु पर आना है क्या, ऋणावेश। मतलब वस्तु एक बार प्लस की बनानी है, एक बार वस्तु किसकी बनानी है, माइनस की। अब ध्यान दे बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन चेंज करो या प्रोटॉन चेंज करो। बस मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी वस्तु में पहले जितने प्रोटॉन होते हैं उतने बाद में रहेंगे प्रोटॉन। मतलब उदासीन वस्तु और ये कौन सी वस्तु है, आवेश की वस्तु। मतलब हमेशा इनमें प्रोटॉन की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी, क्योंकि वो प्रकृति में ये प्रोटॉन होते कहाँ, नाभिक में। नाभिक में कौन सा बल कार्य करता है, नाभिक का प्रबलतम कार्य बल करता है। इसलिए हम किसी वस्तु में न्यूट्रॉन तो चेंज कर ही नहीं, सॉरी प्रोटॉन तो चेंज कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसका मतलब है न्यूट्रॉन की बात करना बेकार है, प्रोटॉन तो उतने उतने रहे, 5 प्रोटॉन। अब ध्यान दे, मुझे वस्तु प्लस की बनानी है, तो प्लस की बनानी है तो इसका मतलब सुनना, एक बार मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन कम कर देता हूँ। मतलब पहले 5 थे, अब की बार मैं 3 इलेक्ट्रॉन कर देता हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले जो मूल वस्तु थी अपनी उदासीन वस्तु थी, उसमें देख के बताओ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5। अब की बार कितनी कर दी, 3। चलो इन पर आवेश चेक करता हूँ। एक पर बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताया तो -3, तो 3 पर -3। इस पर बताओ +5, हाँ है ना। पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर दिए, कम कर दिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कर दी, कम कर दी, कम तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम कर दी। पहले देखो 5 थे, अब क्या कर दिए, 3 कर दिए। प्रोटॉन 5 थे, उतने के उतने। न्यूट्रॉन तो वैसे भी यार आवेश की दृष्टि से बात करो, न्यूट्रॉन पर आवेश होता ही नहीं, तो मैंने न्यूट्रॉन को लिखा ही नहीं। समझ में आई चीज। हाँ, अब चेक करो इस वस्तु पर, ओलो वस्तु चेक किया तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वस्तु किसकी आ गई थी, प्लस का, प्लस लगा हुआ क्या, इसका मतलब वस्तु क्या बन गई। मतलब यहाँ से क्या हुआ, वस्तु पर धनावेश कब आता है, जब आप उदासीन वस्तु में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम कर देते हो। ये वस्तु है फिलहाल उदासीन है। अब यहां से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी करते ही इस वस्तु पर कौन सा आवेश आ रहा है, प्लस का है। इसका मतलब वस्तु क्या होगी, धनावेशित। वस्तु क्या होगी, धनावेशित। यहाँ से डेफिनेशन बनाना शुरू होगी हुई यहाँ से, धनावेशित। मतलब पहले वस्तु उदासीन थी, मैंने जैसे उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले, वस्तु पर क्या आ गया, प्लस का चार्ज आ गया। हाँ, अब ध्यान दें, मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा रहा हूँ एक बार। ठीक है, अब बताओ पहले प्रोटॉन तो उतने उतने रहेंगे, 5 प्रोटॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पहले 5 थे, अब की बार मैं 7 कर लेता हूँ, बढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। चलो आवेश चेक करो, इस पर एक पर -1 तो 7 पर 7 ही, एक पर प्लस का ई तो 5 पर 5। चेक करो भाई, माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब वस्तु पर क्या आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है। इसका मतलब वस्तु क्या होगी, ऋणावेशित। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या, किसी वस्तु से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी जाए, अगर इलेक्ट्रॉनों पर कमी कर दी जाए, इसका मतलब वस्तु पर क्या आएगा, प्लस आएगा। मतलब ओलो वस्तु किसकी बन जाएगी, धनावेश की बन जाएगी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं, पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दूं, तो वस्तु हमेशा क्या बन जाएगी, ऋणावेशित। पहले वस्तु उदासीन थी, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, वस्तु क्या होगी, ऋणावेशित। मतलब ओलो वस्तु पर क्या आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया। हाँ बच्चों, इतनी चीज थी, ये चीज बेसिक थी। ठीक है, जब तक आपका बेसिक डेवलप नहीं होगा तब तक आपकी फिजिक्स सोचना भी मत, फिजिक्स समझ में आएगी। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, अपना स्टैंडर्ड मजबूत करो। जब मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको मैं बेसिक चीज़ ये बता रहा हूँ, 2 से 3 लेक्चर यही काम में लूंगा मैं। ठीक है, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली किताब में लाइन लिखी होती है कि इलेक्ट्रॉन को कम ज़्यादा करने से क्या होता है, वस्तु पर क्या आता है, आवेश। अब बच्चों को ये नहीं समझ आता कि इलेक्ट्रॉन कम कैसे करूँ, ज़्यादा कैसे करूँ। प्रोटॉन चेंज करूँ तो क्यों नहीं करूँ, और प्रोटॉन चेंज नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और प्रोटॉन चेंज क्यों नहीं किया, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, परमाणु के नाभिक में, और नाभिक पर एक बल कार्य करता है, कौन सा, प्रकृति का सबसे प्रबलतम बल होता है। है ना, इज दैट क्लियर। इसका मतलब किसी एक चीज थी दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर किसी वस्तु पर आवेश लाने हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन कम होगा या क्या होगा, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब वस्तु पर प्लस आ गया। इलेक्ट्रॉन पर वर्ग इसका मतलब वस्तु क्या होगा, ऋणावेश। हाँ या ना, इज दैट क्लियर। बाकी करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, उतने दिन के लिए आपको बाय बाय।